इस वक्त अनाया एक मुकामी आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश की तैयारी कर रही थी जब उसके फ़ोन पर एक गैर मुतवक्के और नामालूम नंबर से एक मैसेज आया। मैसेज को पढ़कर उसके हाथ में पकड़ा ब्रश लर्ज उठा और एक लम्हे में उसके चेहरे का रंग फक हो गया। 6 रातें मेरी हवेली में, मुंह मांगा मुआवजा लो, और अगर इस बार इनकार किया तो तुम जिम्मेदार होगी कि तुम्हारे वालिद कल सुबह कहाँ होंगे। ये पैगाम न सिर्फ एक धमकी थी बल्कि एक ऐसा वार था जिसने अनाया की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अनाया जो अपने वालिद के लिए जीती थी और एक आज़ाद ख्याल जिंदा दिल आर्टिस्ट थी, इस तरह की घटिया ऑफ़र को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने फ़ौरन उसी नंबर पर कॉल की और जैसे ही दूसरी तरफ से एक गरजदार सर्द आवाज़ आई, अनाया ने अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठी की। कौन हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे ये मैसेज भेजने की? अगर तुम इस वक्त मेरे सामने होते शयान हैदर, तो तुम्हारी ये बकवास ऑफर मैं तुम्हारे मुंह पर दे मारती। अनाया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसे अपने वालिद से पता चला था कि कोई शयान हैदर नाम का शख्स उनके कारोबार के पीछे पड़ा है। दूसरी तरफ से एक ठंडा धीमा कहकहा बुलंद हुआ। गुस्सा मुझे पसंद आया, लेकिन तुम्हारे वालिद के तमाम कागजात अब मेरी फाइल में हैं। और हाँ, तुम्हें मेरी ऑफर का जवाब थप्पड़ से नहीं बल्कि हाँ से देना पड़ेगा बीबी। तुम्हें 6 रातें मेरे साथ गुजारनी होंगी, चाहे तुम कितनी ही नफरत क्यों ना करो। शयान हैदर ने बात मुकम्मल होने से पहले ही फ़ोन काट दिया था। उसका ये अमल उसकी बेपनाह अना और ताकत को जाहिर कर रहा था। अनाया ने गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर दे मारा, मगर वो जानती थी कि वो ये जंग हार चुकी है। उसके वालिद का सारा कारोबार, उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत शयान हैदर के कब्ज़े में थी। अगली सुबह जब अनाया अपने घर के सामने खड़ी थी तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ इंतकाम का जज्बा था। सामने एक शानदार सिया रोल्स रॉयस फैंटम आकर रुकी। इससे अहले सिकंदर नहीं बल्कि शयान हैदर का सेक्रेटरी बाहर निकला। उसकी चाल में मुकम्मल इख्तियार था। मिस अनाया, मेरा मतलब है शयान साहब ने कहा है कि अब ज़्यादा ड्रामा करने का वक्त नहीं है। या तो आप रजामंदी से चलें या हम आपके वालिद को आज शाम पुलिस के हवाले कर देंगे। सेक्रेटरी ने एक फ़ोल्डर अनाया के हाथ में थमाया। इसमें उसके वालिद के कर्ज के तमाम कागजात और एक खौफनाक मुआहिदा था। अनाया ने फ़ोल्डर को फाड़कर ज़मीन पर फेंक देना चाहा, मगर वालिद का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे याद आया कि शयान हैदर एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बल्कि मुल्क का एक माफिया बॉस समझा जाता है, जो किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ता। मैं तैयार हूँ, अनाया ने टूटे हुए लहजे में कहा, लेकिन शयान हैदर को मेरा पैगाम देना कि वो जो भी ड्रामा करना चाहता है करे, लेकिन मैं यहाँ किसी डील की कैदी हूँ, उसकी दुल्हन नहीं। सेक्रेटरी ने सर हिलाया और अनाया को खामोशी से गाड़ी में बैठने का इशारा किया। ये सफ़र अनाया की ज़िंदगी का सबसे तवील और खामोश सफ़र था। वो खुद को लूटी हुई और बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अहद कर लिया था कि वो इस 6 रातों के कैदीपन का बदला ज़रूर लेगी। 2 घंटे बाद वो एक आलीशान पहाड़ों में छुपे हुए फार्म हाउस पर पहुंची, जो किसी किले से कम नहीं था। ये शयान हैदर की ज़ाती मिल्कियत थी, जहां सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अनाया को एक इंतहाई महंगे सूट में ले जाया गया, जहां शानदार जदीद फर्नीचर और कीमती आर्ट के नमूने सजे थे। उसे पता चला कि ये सूट 2 मंजिला है और मुकम्मल तौर पर प्राइवेट है। एक नौकरानी उसका इंतज़ार कर रही थी। मिस अनाया, आपके लिए डिज़ाइनर के लिबास हैं। शयान साहब का हुक्म है कि आप 1 घंटे में तैयार हो जाएं। शाम को एक अहम पार्टी है। अनाया ने अपने कंधे झटके। कहना अपने बॉस से कि मैं कोई फैशन शो के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने कपड़े पहनूंगी। मैं माजरत ख्वाह हूँ मिस, नौकरानी ने बहुत आहिस्तगी से कहा, लेकिन शयान साहब ने खसूसी हिदायत दी है कि आप उनकी पसंद का लिबास पहनेंगी, क्योंकि आज रात आप उनकी मंगेतर का किरदार निभा रही हैं और उन्हें इंतज़ार बिल्कुल पसंद नहीं है। अनाया ने हार मान ली। गुस्से से उसने एक गहरे सुर्ख रंग का रेशमी लिबास उठाया जो उसकी सादगी को छुपा रहा था और फौरन बदल लिया। वो एक दुल्हन नहीं, एक जंगजू की तरह महसूस कर रही थी। जब वो निचली मंजिल के बड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो शयान हैदर खड़ा खड़ा एक बड़ी खिड़की से बाहर बारिश के मनाजिर देख रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। अनाया ने जोर से खांसा। शयान हैदर ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में गहरी सर्दी थी। उसकी शख्सियत का रोब व जलाल कमरे में छाया हुआ था। वो यकीनी तौर पर खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक खतरा छुपा हुआ था। शयान हैदर, अनाया ने उसे मुखातिब किया। उसके नाम में नफरत और एहतराम दोनों की कमी थी। शयान एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ आया और उसके करीब रुक गया। उनके बीच का फासला ऐसा था जैसे 2 जंगजू आखिरी मुकाबले के लिए आमने सामने हों। तुम्हें क्या लगा? शयान ने निहायत नरमी से कहा। उसका लहजा अचानक बदल गया था। कि मैं तुम्हें अपना बिस्तर गर्म करने के लिए यहाँ लाया हूँ? तुम्हारे वो आम से ख्वाब मेरी दिलचस्पी में नहीं है। उसने अनाया की तरफ हकारत से देखा। तो फिर क्या है? अनाया ने अपना गुस्सा काबू किया।
शयान हैदर ने एक हाथ से अनाया के कंधे को थामा, लेकिन उसका लम्स बर्फ की तरह सर्द था। आज की पार्टी में मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा हरीफ मेरी चाची मौजूद होंगी। वो इस डील को हर कीमत पर खराब करना चाहती हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि मैं शादी करने जा रहा हूं और मेरा ध्यान बिजनेस से हट चुका है। उसने एक और कदम आगे बढ़कर अनाया के कान के करीब सरगोशी की। उसकी सरगोशी में हल्की सी धमकी थी। तुम्हें इन 6 रातों में मेरी जाली मंगेतर और मेरी मूज यानी म्यूज बन के रहना होगा। वो तुम्हें एक बासर फैमिली की लड़की समझेंगे। तुम्हें आर्टिस्ट होने का रोल बखूबी अदा करना होगा ताकि वो ये यकीन कर लें कि मैं तुम पर अपना सब कुछ लुटा रहा हूं। मेरी नाकामी तुम्हारे खानदान की बर्बादी है। अनाया को महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग पर किसी ने यख पानी डाल दिया हो। ये सिर्फ जिनसी मुतालबा नहीं था, ये ऐसा खतरनाक खेल था जिसमें वो एक मोहरा बन चुकी थी। तुम्हारा मतलब है मैं सिर्फ एक ढाल हूं? अनाया ने नफरत से कहा। शयान हैदर के होठों पर पहली बार एक दिलचस्प मुस्कुराहट आई। वो अंगूठियों का एक डिब्बा निकालकर उसके सामने किया जिसमें हीरा चमक रहा था। ढाल नहीं, मेरी कैदी। और अब तुम्हारा शो टाइम शुरू होता है। आज की पार्टी में मेरा सबसे करीबी दोस्त भी होगा जो मजाहिया बातों का दिलदादा है। उससे दूर रहना। और हाँ, तुम्हें किसी भी हाल में सादगी और मासूमियत के साथ एक बाअसर लड़की का रूप धारना है। अनाया ने दिल ही दिल में कहा, मैं नफरत का सौदा कर रही हूँ शयान हैदर, और मैं तुम्हें इसका सौदा चुकाऊंगी। उसने अंगूठी को नफरत से अपनी उंगली पर चढ़ाया और अपने नए किरदार के लिए तैयार हो गई। अनाया ने अपनी सुर्ख रेशमी लिबास में आईने में अपना अक्स देखा। वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी। वो एक खूबसूरत गुड़िया थी जिसे शयान हैदर ने अपने खतरनाक खेल में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था। उसने हीरा जड़ी अंगूठी को नफरत से देखा और अपने आप को तसल्ली दी कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा है जिसका अंजाम उसके वालिद की आज़ादी होगा। करीब 8 बजे शयान हैदर खुद उसे लेने आया। उसने एक गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था जो उसकी ताकतवर शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना रहा था। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, कमरे की सारी फिजा बदल गई। तैयार हो मेरी म्यूज़? शयान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट महज एक रस्मी नकाब थी। मैं आपकी खेल के लिए नहीं, अपने वालिद के लिए तैयार हूँ। अनाया ने सर्द मेहरी से जवाब दिया और उसकी तरफ मुड़ी। शयान ने एक लम्हे के लिए उसे मुकम्मल तौर पर देखा। रेड तुम पर बहुत जंच रहा है, परफेक्ट इंतखाब। फिर वो उसके करीब आया और इससे पहले कि अनाया कुछ कह पाती, शयान ने अपने हाथ को उसकी कमर पर बहुत मजबूती से रखा। तुम्हारे चेहरे पर खौफ वाज़े है। अगर तुमने वहां कोई गलती की तो तुम्हारा बाप कल सुबह जेल में होगा। याद रखना, तुम सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, मेरी मंगेतर हो। परफॉर्मेंस लाजवाब होनी चाहिए। उसने सरगोशी में धमकी दी। अनाया को उसका स्पर्श बर्फ की तरह सर्द और इख्तियार से भरा हुआ महसूस हुआ, लेकिन आवामी जगह पर इस पर एतराज़ नहीं कर सकती थी। वो नफरत से झुकी और बोली, मैं किसी को थप्पड़ मारने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, खासकर उस शख्स को जो मुझसे इस तरह बात करे। आहिस्ता मेरी कैदी, शयान ने धीमी हंसी के साथ उसकी कमर पर दबाव डाला। आज की रात तो सिर्फ प्यार का ड्रामा करो, नफरत के लिए हमारे पास पूरी जहरातें हैं। पार्टी हॉल में दाखिल होते ही अनाया की सांस रुक गई। ये किसी बिजनेस डिनर से ज़्यादा एक शाही तकरीब थी। लोग शयान के इख्तियार को जानते थे, इसलिए जैसे ही वो और अनाया हॉल में दाखिल हुए, तमाम आंखें उन पर जम गईं। शयान ने एक लम्हे के लिए अनाया की कमर पर अपना दबाव मजीद बढ़ाया, गोया ये दुनिया को ये बता रहा हो कि वो सिर्फ मेरी है। फिर वो एक खूबसूरत मजबूत मुस्कुराहट के साथ सबसे मिलने लगा। इससे पहले कि वो किसी और से मिलते, एक दरमियानी उम्र की इंतहाई नफीस खातून उनकी तरफ आईं। ये शयान की चची नादिया बेगम थी, जो उसके बिजनेस की सबसे बड़ी हरीफ थीं। शयान, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी तो खबर ही नहीं थी। क्या खूबसूरत सरप्राइज, नादिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी आंखों में अदावत साफ झलक रही थी। और ये प्यारी लड़की कौन है? उनका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी मामूली मुलाजिमा को देख रही हों। चची जान, ये अनाया है, मेरी मंगेतर, जल्द ही आपकी भाभी बनेगी। शयान ने अनाया को अपनी तरफ खींचते हुए कहा और अनाया के हाथ में पकड़ी अंगूठी को चमकाते हुए नादिया बेगम को दिखाया। नादिया बेगम ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत, लेकिन सुना था कि तुम बहुत महंगी चीज़ों के शौकीन हो शयान। ये लड़की कौन से खानवादे से ताल्लुक़ रखती है? आर्टिस्ट? उन्होंने आर्टिस्ट पर खास जोर दिया, गोया ये कोई गाली हो। इससे पहले कि अनाया जवाब देती, शयान ने उसके कंधे पर अपना चेहरा करीब किया और सरगोशी की। जवाब सादगी और मासूमियत से दो।
याद रखना, तुम मेरी म्यूज़ हो। अनाया ने मुस्कुराकर नादिया बेगम से कहा, जी नादिया बेगम, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे महंगे डिज़ाइनर नहीं, खूबसूरत रंग और कैनवस पसंद है, और शायान को मेरी यही सादगी पसंद आई। ये एक शानदार जवाब था। नादिया बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया। शायान ने ज़ेरे लब मुस्कुराया और अनाया को शाबाशी के अंदाज में उसकी कमर पर थपकी दी। इसके बाद एक और शख्स आया, जो शायान का कज़न और करीबी दोस्त फ़ारान था, जो मज़ाहिया बातों का दिलदादा था। शायान ने उसे अनाया से दूर रहने का इशारा किया था, लेकिन फ़ारान बेतकल्लुफ़ी उनके करीब आया। वाह शायान, तुम्हारी सिलेक्शन की दाद देनी पड़ेगी। पहले तो लड़कियों से दूर भागते थे और अब सीधा शादी। अनाया, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं ही इसे बार बार तुम्हारे पास भेजता था। फ़ारान ने एक शरीर आंख मारी। अनाया हैरान रह गई। शायान ने उसे ये बात छुपाने का इशारा किया था। अनाया ने मौके पर ही एक चालाकी से काम लिया और हंसते हुए बोली, फ़ारान भाई, मैं तो आज भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके बार बार भेजने पर ही मुझे शायान के सारे राज मालूम हुए और मैंने उसका दिल जीत लिया। शायान और फ़ारान दोनों चौंक गए। ये सुनकर नादिया बेगम की आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्हें शायान का कोई राज चाहिए था। कौन से राज अनाया? नादिया बेगम ने फौरन पूछा। अनाया ने अपना हाथ शायान के बाजू पर रखा और प्यार से कहा, छोटे छोटे राज, जैसे इन्हें गाजर का हलवा पसंद नहीं, लेकिन ये जाहिर करते हैं कि इन्हें बहुत पसंद है। शायान ने अंदर ही अंदर दांत पीसे। ये लड़की उसे एक ही लम्हे में उलझा भी रही थी और बचा भी रही थी। उसकी सादगी और उसका फौरी रद्द-ए-अमल शायान को हैरान कर गया। कुछ देर बाद हॉल में डांस शुरू हुआ। शायान ने अनाया को अपने करीब खींचा और डांस फ्लोर की तरफ ले गया। तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत बहादुर हो? शायान ने अनाया की कमर को सख्त हाथों से थामा और डांस की ताल पर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। आपसे ज्यादा तो नहीं, आप सिर्फ बुज़दिली की वजह से मुझे यहाँ लाए हैं, एक ढाल के तौर पर। अच्छा? शायान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। ढाल सिर्फ पत्थर की नहीं, खूबसूरती की भी हो सकती है, और तुम मेरे लिए एक महंगी ढाल हो। डांस करते हुए वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अनाया ने पहली बार शायान की आंखों में वो सर्दी नहीं, बल्कि एक खौफ देखा जो किसी छुपे हुए खतरे की वजह से था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये खौफ किस चीज़ का था? अचानक नादिया बेगम की मेज़ पर किसी ने शोर मचा दिया कि एक ज़रूरी दस्तावेज गायब है। सबकी नज़रें उस तरफ गईं। शायान ने फौरन अनाया को अपनी तरफ मोड़ा और उसके लबों पर निहायत आहिस्तगी से अपने लबों को टच किया। ये सिर्फ एक सेकंड का लम्हा था। उसने फौरन पीछे हटकर अनाया के कान में सरगोशी की। तुम्हारे चेहरे का खौफ मुझे पसंद नहीं। इन सब की तवज्जो अब हमारी तरफ होनी चाहिए, इस शोर की तरफ नहीं। याद रखो, हम मोहब्बत में हैं। वो मुकम्मल तौर पर साकित रह गई। उसके पूरे वजूद में जैसे आग लग गई हो। उसके होंठों पर अब भी शायान का स्पर्श बाकी था। उसे शदीद गुस्सा आया, लेकिन साथ ही एक गैर इरादी एहसास ने उसे घेर लिया। एक ऐसा एहसास जो नफरत से परे था। इसके बाद तमाम लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए और शोर दब गया। शायान ने मुस्कुराते हुए कहा, घर चलें, बहुत हो गया ड्रामा। दोनों खामोशी से वापस सूट की तरफ चल दिए। अनाया को महसूस हो रहा था जैसे उसका सांस सीने में अटका हुआ है। वो नफरत कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा उस एक लम्हे के बारे में सोच रहा था जब शायान ने उसे बचाने के लिए वो हरकत की थी। जब वो सूट में दाखिल हुए तो शायान ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ मुड़कर कहा, आज की रात खत्म हुई, कल का दिन मजीद मुश्किल होगा। अनाया उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से से कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैं अपनी मंगेतर को बचा रहा था। शायान ने बगैर किसी जज्बे के जवाब दिया, आराम करो, कल सुबह 8 बजे नाश्ते पर मिलते हैं। और हाँ, गाजर का हलवा तुम्हें बहुत पसंद है ना? कल के नाश्ते में वही होगा। वो मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अनाया बेबसी से खड़ी रह गई। क्या वो वाकई सिर्फ एक ढाल थी, या इस खेल में कोई दूसरा राज छुपा था? पहली रात का ड्रामा खत्म हुए चंद घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अनाया के होठों पर अब भी शायान के स्पर्श का एहसास बाकी था। उसे गुस्सा था, शदीद गुस्सा, लेकिन साथ ही वो उलझन का शिकार भी थी। वो लम्हा जब शायान ने उसे सबकी नज़रों से बचाने के लिए बोसा लिया था, उसके दिल में एक ऐसी चिंगारी सुलगा गया था जिसे वो नफ़रत की आग से बुझा नहीं पा रही थी। दूसरी सुबह ठीक 8 बजे जब वो नाश्ते की मेज़ पर पहुंची तो उसकी मुलाकात शायान से हुई। शायान पूरी तरह से तैयार था, जैसे उसके लिए कोई रात गुजरती ही ना हो। गुड मॉर्निंग मेरी म्यूज़, शायान ने रस्मी मुस्कुराहट के साथ कहा और एक कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। नाश्ते की मेज़ पर हर तरह की चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन सबकी नज़र में सिर्फ एक डिश थी, गाजर का हलवा।
मैंने नौकरों को कह दिया था कि तुम्हारे लिए आज हलवा बनेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी मंगेतर आरामदायक महसूस करे। शायान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें सर्द थीं। अनाया को उसकी ये बात बहुत मजाकिया लगी कि वो शख्स जिसने उसे बुज़दिली से बचाने के लिए बोसा दिया था, अब उसे वो डिश पेश कर रहा है जो उसे खुद सख्त नापसंद है। आपका शुक्रिया। अनाया ने हलवे की तरफ इशारा करते हुए तंज से कहा। मुझे आपके लिए हलवा खाने में कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी एक छोटी सी फरमाइश है। मैं पार्टी वाले वाक़ये के बारे में बात करना चाहती हूँ। शायान का चेहरा सख्त हो गया। उसने कॉफ़ी का कप उठाया। वो सिर्फ एक बचाव था, नादिया और उनके हामियों की तवज्जो हटाने के लिए। 1 सेकंड का ड्रामा, इसे भूल जाओ। ये ड्रामा नहीं था शायान हैदर, अनाया ने हल्की आवाज़ में कहा। ये तजावुज़ था, और आपको याद रखना चाहिए, मैं आपकी मिल्कियत नहीं, सिर्फ आपकी कैदी हूँ। शायान ने कप नीचे रखा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसके लहजे में अचानक तलखी और नरमी का अजीब इम्तिजाज यानी मिश्रण था। नादिया और उसके हामी कल जिस दस्तावेज़ की बात कर रहे थे वो मेरे लिए बहुत अहम थी। अगर उनकी तवज्जो उस पर रहती तो वो कामयाब हो जाते और तुम्हारे वालिद की आज़ादी का मुआहदा उसी वक्त ख़त्म हो जाता। तुम मेरे लिए सबसे कीमती ढाल थीं, और मेरे लिए अपनी चीज़ों की हिफाजत करना मेरी फितरत है। इसलिए बेहतर है कि तुम इस पर सवाल करने के बजाय इसके लिए तैयार रहो कि ये सब दोबारा हो सकता है। अनाया चुप हो गई। शायान के लहजे में मौजूद खतरा और हिफाजत का एहसास उसे उलझा रहा था। आज का दिन हमारा दूसरा दिन है। आज हमें किसी पार्टी में नहीं जाना। नादिया की नज़रें हम पर हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हर कदम को मॉनिटर करे। इसलिए आज और कल का दिन हम हवेली में ही गुजारेंगे, रोमानी जोड़े की तरह, यानी ज़्यादा कुर्बत। शायान ने यह जुमला बहुत आहिस्तगी से कहा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दिन 2, कुर्बत की सज़ा। सूट बहुत आलीशान था, लेकिन अनाया के लिए ये एक सोने का कफस था। शायान ने उसे दिन भर सिर्फ काम करते हुए देखा। वो अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठकर कागजात और लैपटॉप में घुसा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे हल्के स्याह हल्के उसकी थकावट और दबाव को जाहिर कर रहे थे। अनाया आर्टिस्ट होने के नाते अपनी बोरियत को दूर करने के लिए अपना छोटा सा स्केच पैड लेकर सूट के एक कोने में बैठ गई। वो माहौल को देखती रही, लेकिन आखिरकार उसकी आंखें बार बार शायान पर जा टिकीं। वो उसकी तस्वीर बनाने लगी। उसकी पेशानी पर बल, उसकी बंद मुट्ठी और उसकी आंखों में छुपा हुआ खौफ सब उसने पेंसिल से खींच दिया। शाम के वक्त शायान ऑफिस से बाहर निकला। क्या कर रही हो? उसने पूछा जब उसने अनाया को पेंटिंग करते देखा। आपको पेंट कर रही हूँ, अनाया ने बेनियाजी से कहा। शायान ने स्केच पैड की तरफ देखा जहां उसकी तस्वीर बन रही थी। वो गुस्से के बजाय हैरान हुआ। तुमने ये सब क्या देखा? ये आंखों में खौफ क्यों है? ये आपके चेहरे का असली तासुर है शायान हैदर। आप एक मजबूत किला नहीं, सिर्फ खौफ में घिरा एक शख्स हैं, अनाया ने जवाब दिया। शायान ने एक लंबी सांस ली। वो उसकी बात से इनकार नहीं कर सका। खौफ हिफाजत का है। मैंने अपनी बहन को खोया है, और मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरा होकर खतरे में आए। उसने फौरन ही इस बात का रुख बदला। लेकिन ठहरो, ये तुमने मेरी उंगली में अंगूठी क्यों नहीं बनाई? तुम्हें हर वक्त ये जाहिर करना है कि तुम मेरी मंगेतर हो। ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, अनाया ने कंधे उचकाए। शायान ने अनाया का हाथ पकड़ा और उस अंगूठी को दोबारा उंगली में चढ़ा दिया। इस बार उसके हाथ का स्पर्श इतना सर्द नहीं था, बल्कि एक मजबूत गिरफ्त थी। तुम्हें ये पहननी पड़ेगी, सिर्फ 6 दिन की बात है। 6 दिन और तुम आज़ाद। मैं तुम्हें एक नया बिजनेस भी दूंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। आपको मोहब्बत से नफरत क्यों है? मोहब्बत एक कमजोरी है, शायान ने तल्ख लहजे में कहा और वहां से चला गया। लेकिन अनाया ने महसूस किया कि उसके जाने के बाद भी उसके हाथ की गर्माहट बाकी थी। रात 2, खौफ और कुर्बत का सस्पेंस। रात का दूसरा पहर था। सूट में मुकम्मल खामोशी थी। अनाया को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थी। उसे अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे शीशे का कोई टुकड़ा टूटा हो। वो फौरन उठी और शायान के कमरे की तरफ गई। उसका कमरा हल्का सा खुला था। उसने दरवाजे से झांक कर देखा। शायान बगैर कोट के सिर्फ शर्ट में एक हैंडगन को साफ कर रहा था। एक खौफनाक लेकिन खूबसूरत नज़ारा। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश थी और वो किसी से बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। मुझे पता है वो दस्तावेज़ यहाँ मौजूद है। अंदर का कोई शख्स नादिया के साथ मिला हुआ है। हमें कल दिन के अंदर उसे ढूंढना होगा, और मैं किसी हाल में पीछे नहीं हटूंगा। शायान ने इंतहाई सर्द और खतरनाक लहजे में बात की।
अचानक सूट के बाहर की लाइटें बुझ गईं। मुकम्मल अंधेरा छा गया। ये सिर्फ बिजली का कट नहीं था, ये एक इशारा था। शायान ने फौरन गन को हाथ में लिया और अपने कमरे से बाहर निकलकर अनाया के करीब आया। इससे पहले कि अनाया कोई रद्दे अमल जाहिर करती, शायान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा और एक ही झटके में उन्हें साथ वाले किचन के एक बड़े काउंटर के पीछे छुपा दिया। कोई अंदर है, खामोश रहो, एक भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। शायान ने उसके कान में सरगोशी की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत और हिफाजती थी। अनाया की सांसें रुक गईं। इस लम्हे वो खौफजदा थी, लेकिन वो नफरत नहीं कर रही थी। शायान का गर्म जिस्म उसके लिए एक नाकाबिले तरदीद यानी अखंड ढाल बन चुका था। उसके हाथ में ठंडी गन थी, लेकिन उसका दिल उसके लिए धड़क रहा था। बाहर से कदमों की आहट आई, बहुत आहिस्ता और मुहाफिज कदम। शायान, अनाया ने डर के मारे सरगोशी की। श्श। शायान ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उसकी आंखों में गहरी तशवीश थी। उसका स्पर्श अचानक नर्म हो गया। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वो ड्रामा नहीं कर रहा था, वो हकीकत में खौफ में था। ये खौफ सिर्फ उसकी जान का नहीं था, बल्कि अनाया की हिफाजत का भी था। इस लम्हे अनाया को पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ उसकी कैदी नहीं, बल्कि उसके दिल के किसी खुफिया खाने का हिस्सा है। नफरत इस खौफ और कुर्बत में कहीं गुम हो चुकी थी। कदमों की आहट दूर हो गई। शायान ने आहिस्तगी से अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। मुझे लगता है वो चला गया, उसने सरगोशी की। लेकिन उसने अनाया को छोड़ा नहीं। वो अब भी उसे मजबूती से पकड़े हुए था। दोनों अंधेरे में एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। ये नफरत का आगाज नहीं था, ये एक पुरखतर गैर इरादी मोहब्बत का सफर था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूट में एक नई किस्म की खामोशी और तनाव छाया हुआ था। रात के अंधेरे और खतरे ने अनाया और शायान के दरमियान नफरत की दीवार को तोड़कर एक गैर इरादी ताल्लुक बना दिया था। अनाया सुबह सवेरे अपने कमरे से बाहर निकली। उसने शायान को देखा, जो अपने ऑफिस में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और खामोशी से कॉफ़ी पी रहा था। उसकी हैंडगन कॉफ़ी के कप के साथ वाली मेज़ पर रखी हुई थी। अच्छी सुबह, अनाया ने धीमी आवाज़ में कहा। शायान ने सर उठाया। उसकी आंखों में अब भी रात की तशवीश यानी चिंता बाकी थी। अच्छी कहाँ है? कल रात का हमला एक वार्निंग था। वो चाहते हैं कि मैं घबराकर ये जगह छोड़ दूं। अनाया ने उसके मुकाबिल कुर्सी खींची। लेकिन आप क्यों नहीं घबरा रहे हैं? आपके पास हथियार है, आप खुद को बचा सकते हैं, लेकिन आप कल रात मुझे भी बचा रहे थे। शायान ने एक लंबी सांस ली। तुम मेरे लिए गैर मुतवक्के यानी अप्रत्याशित जिम्मेदारी बन चुकी हो। जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। मेरे उसूलों में बेकसूर लोग शामिल नहीं होते। आपके उसूल या आपका खौफ? अनाया ने बराह रास्त यानी सीधा सवाल किया। शायान ने गन की तरफ इशारा किया, जो मेज़ पर चमक रही थी। ये उसूल है। खौफ सिर्फ नादिया का है। वो दस्तावेज हासिल करके मुझे बर्बाद करना चाहती है, और उसे ये मालूमात अंदर के किसी शख्स से मिल रही है। तो फिर हम बैठे क्यों हैं? अनाया का आर्टिस्ट का दिमाग हरकत में आया। अगर कोई जासूस है तो वो हवेली के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। मैंने देखा कि कल रात उसने सिर्फ लाइट्स बंद की, हमला नहीं किया। वो सिर्फ कुछ ढूंढने आया था। शायान हैरान हुआ। तुम ठीक कह रही हो, वो अंदर ही कहीं छुपा है। तुम क्या करने का इरादा कर रही हो? आपको याद है आपने मुझे अपनी म्यूज़ बनाकर यहाँ लाया था? अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अब फनकाराना यानी कलात्मक चमक थी। आर्टिस्ट का रोल बखूबी अदा करते हैं। आज के दिन हम इस हवेली के हर कोने को पेंट करेंगे, और मेरा मतलब है हर कोने को। दिन 3, रूमानी और जासूसी। शायान को अनाया का आइडिया मजाकिया लगा, लेकिन इसमें एक मंतिक यानी तर्क था। अगर वो एक रोमानी जोड़े की तरह हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमेंगे और अनाया पेंटिंग करने के बहाने चीज़ों का मुशाहिदा करेगी, तो जासूस को कोई शक नहीं होगा। अनाया ने फौरन अपना आर्ट का सामान निकाला और दोनों ने अपना मिशन शुरू किया। पहला हदफ मरकजी यानी मुख्य लाइब्रेरी बनी, जहां शायान के कुछ कीमती कागजात रखे थे। लाइब्रेरी में पेंट करते हुए अनाया ने शायान से कहा, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, मैं जासूसी कर रही हूँ। आप मेरे करीब रहेंगे, मेरे म्यूज़ की तरह, ताकि अगर कोई हो तो उसे लगे कि हम रोमांस में खोए हुए हैं। शायान ने एक दिलचस्प चेहरे के साथ सर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि जासूसी भी इतनी करीबी होती है। जब अनाया पेंटिंग कर रही थी तो शायान उसके बिल्कुल करीब खड़ा रहा, जैसे उसे कोई नया ख्याल सूझ रहा हो। वो हकीकत में करीब थे, इतने करीब कि अनाया को हर ब्रश स्ट्रोक के साथ शायान की सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। ये कुर्बत जो मजबूरी में शुरू हुई थी, अब एक अजीब से गैर इरादी एहसास में बदल चुकी थी। क्या तुमने कुछ देखा? शायान ने धीमी आवाज में पूछा। अनाया ने लाइब्रेरी के एक बहुत बड़े शेल्फ की तरफ इशारा किया, जो दीवार के करीब था। इस शेल्फ का एक कोना दूसरी जगहों की निस्बत यानी अपेक्षा ज्यादा साफ है, जैसे उसे हाल ही में हरकत दी गई हो। लेकिन कौन करता?
शायान ने हैरत से उस जगह को देखा। उसका खौफ हकीकत में बदल रहा था। ये बहुत अच्छी जासूसी है। तुम वाकई एक अच्छी म्यूज़ हो। नफरत के बदले में मैं ये सब आपके वालिद की आज़ादी के लिए कर रही हूँ, अनाया ने सर झुकाए हुए कहा। उनका अगला हदफ किचन था, जहाँ वो कल रात छुपे थे। वहाँ अनाया को शक था कि कोई चीज़ छुपाई गई है। जब अनाया किचन में पेंटिंग कर रही थी तो शायान बाहर से एक बोतल में पानी लेकर आया। वो अनाया के पास झुका ताकि वो खुद को उसके करीब महसूस करे। तुम्हारी पेंटिंग बहुत गहरी है। क्या तुम हमेशा इतनी गहराई में सोचती हो? शायान ने पूछा। अनाया ने उसकी तरफ देखा। आर्टिस्ट हमेशा अपने मॉडल को गहराई से देखता है। एक ब्रश शायान के हाथ में थमा दिया। अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं तो यहाँ एक स्ट्रोक लगाएं ताकि ये रोमानी लगे। शायान को ये बहुत दिलचस्प लगा। उसने थोड़ा सा रंग लिया और कैनवस पर एक बेढंगा सा स्ट्रोक लगा दिया। ये कैसा रहा? बहुत बहादुरी, लेकिन गंदा, बिल्कुल आपकी शख्सियत की तरह, अनाया ने हंसते हुए कहा। ये पहली बार था कि दोनों ने एक साथ खुलकर हंसा था। वो लम्हे बहुत प्यारे थे। अनाया ने मौके का फायदा उठाया और बावर्ची खाने के कोने में मौजूद पुरानी नौकरानी की एक तस्वीर को उठाया। तस्वीर के नीचे कुछ टूटे हुए शीशे के टुकड़े पड़े थे। ये देखिए, अनाया ने शायान को बुलाया। कल राजू शीशे टूटने की आवाज़ आई थी, वो शायद इसी फ्रेम के टूटने की थी, लेकिन ये तस्वीर यहाँ क्यों रखी थी? शायान ने तस्वीर को हाथ में लिया। ये हमारी पुरानी नौकरानी की है, जो मेरे घर में 30 साल से काम कर रही है। ये सब बहुत अजीब है। अनाया ने नादिया का ताल्लुक फौरन जोड़ दिया। शायान, क्या ये नौकरानी नादिया के करीब थी? शायान का चेहरा सख्त हो गया। वो नादिया की वफादार रही है, लेकिन मुझे शक नहीं हो सकता, वो इतने सालों से यहाँ है। वफादारी वक्त की मोहताज नहीं होती शायान, लालच की मोहताज होती है, अनाया ने मजबूती से कहा। मेरे ख्याल में जासूस ये नहीं बल्कि वो कागज़ उसने किसी दूसरे नौकर या गार्ड के जरिए अंदर भिजवाए होंगे। हमें उस नौकरानी को देखना होगा। शायान ने गहरी नज़रों से अनाया को देखा। उसने सिर्फ आधे दिन में वो बात समझ ली थी जो वो हफ्तों में नहीं समझ सका था। उसकी जहानत, उसकी हिम्मत और उसकी खूबसूरती उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कल रात का वाकया, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? शायान ने अचानक पूछा। उनका सस्पेंस एक लम्हे के लिए रोमांस में बदल गया। आया था, अनाया ने सर नीचे करते हुए कहा। लेकिन जब मैंने आपकी आंखों में अपना खौफ देखा तो मुझे लगा कि आपको भी मेरी ज़रूरत है, सिर्फ एक ढाल के तौर पर नहीं, बल्कि एक हमदर्द के तौर पर। शायान ने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाकर अनाया की गाल को छुआ। उसका स्पर्श इस बार खौफनाक नहीं, बल्कि गहरा और गर्म था। तुम सिर्फ 6 रातों के लिए मेरी कैदी हो, लेकिन तुमने मेरे अंदर वो चीज़ें जगा दी हैं जो कई सालों से मुर्दा थीं। शायान पीछे हटकर कहने लगा। ठीक है, हमारा अगला टारगेट वो पुरानी नौकरानी है। हमें इससे पहले कि नादिया अगला कदम उठाए उसे ढूंढना होगा। और हाँ, आज की रात एक रोमानी जोड़े की तरह डिनर बाहर होगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। अनाया ने सर हिला दिया। उसका दिल धड़क रहा था। वो एक खतरनाक खेल खेल रहे थे और इस खेल में वो दोनों अपने दिल हार रहे थे। शाम का वक्त था। अनाया ने आज के डिनर के लिए एक गहरे सब्ज रंग का लिबास पहना, जो शायान के सख्त मिजाज और हवेली के सर्द माहौल के बरक्स उसकी आंखों में एक खूबसूरत चमक दे रहा था। वो एक बार फिर एक मोहला थी, लेकिन अब वो सिर्फ खेल नहीं खेल रही थी, बल्कि अपने दिल के जज्बात से भी लड़ रही थी। जब वो नीचे ड्राइंग रूम में आई तो शायान पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। आज वो लस्मी सूट के बजाय एक सिल्वर ग्रे रंग की शेरवानी में था, जो उसे मजीद पुरकशिश और ताकतवर दिखा रहा था। तुम खूबसूरत लग रही हो, शायान ने बगैर किसी मुस्कुराहट के मगर गहरी संजीदगी से कहा। अनाया का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। आप भी कम नहीं लग रहे हैं। याद है, हमें बाहर बहुत रोमानवी लगना है। मैं जानता हूँ। शायान ने आगे बढ़कर अनाया का हाथ पकड़ा। इस बार उसकी गिरफ्त नर्म थी, जिसमें एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास छुपा था। मैंने अपने हरीफों को ये दिखाने का इंतज़ाम किया है कि आज रात मैं तुम्हें कोई बहुत महंगा तोहफ़ा दे रहा हूँ। ये तोहफ़ा हमारे ताल्लुक़ को मजबूत दिखाएगा। अनाया ने अपनी निगाहें शायान की आंखों में मिलाईं। कोई हकीकी तोहफ़ा नहीं? शायान ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें झुकाई। हकीकी तोहफ़े मेरे पास नहीं होते अनाया, सिर्फ सौदे होते हैं। डिनर शहर के सबसे पुरतयश और प्राइवेट रेस्टोरेंट में था। ये जगह ख़ास तौर पर अमीर और बाअसर लोगों के लिए महफूज थी। शायान और अनाया के वहां पहुंचते ही सबकी नज़रें उन पर जम गई। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई ताकतवर शहजादा अपनी मासूम शहजादी के साथ आया हो। उन्होंने एक ऐसी मेज़ पर बैठने का इंतखाब किया जहां से वो हॉल में मौजूद तमाम अहम अफराद को देख सकते थे। और बिल्कुल तवक्को के मुताबिक नादिया बेगम अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ बैठी हुई थी और उनकी आंखें शायान और अनाया पर लगी हुई थी। अब अपना शो टाइम शुरू करो, शायान ने धीमी सरगोशी में कहा। अनाया ने हंसते हुए अपना हाथ शायान के बाजू पर रखा और मसनूई प्यार से बोली,
आपकी तरह सर्द आदमी के साथ रोमांस का ड्रामा करना एक आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल है। हिम्मत करो, शायान ने चैलेंज किया। तुमसे तुम्हें साबित करना है कि तुम्हारा आर्ट कितना गहरा है। अनाया ने मुस्कुराकर शायान के हाथ में ही हाथ डाल दिया और वो दोनों एक साथ हंसने लगे। नादिया बेगम को ये सब देखकर शदीद गुस्सा आया। खाने के दौरान शायान ने एक छोटा सा डब्बा निकाला जिसमें एक नफीस हीरों का हार चमक रहा था। नादिया बेगम ने फौरन अपने पार्टनर से सरगोशी की। ये तुम्हारा हकीकी तोहफा नहीं है? अनाया ने आहिस्ता से पूछा। ये सिर्फ नादिया को जलाने के लिए है, शायान ने हार अनाया के गले में डालते हुए कहा। जब उसका हाथ अनाया की गर्दन से टकराया तो एक गैर इरादी सनसनी दोनों के जिस्म में दौड़ गई। ये सिर्फ 6 दिन के लिए तुम्हारी मिल्कियत है, इसके बाद तुम आज़ाद। अनाया ने महसूस किया कि इस हार का वजन सिर्फ हीरों का नहीं था, बल्कि उनके दरमियान बढ़ते हुए जज्बाती बोझ का भी था। अचानक एक वेटर उनकी मेज़ के करीब आया और शायान की कॉफ़ी को उनकी पुरानी नौकरानी, जिस पर उन्हें शक था, की तरह का वेटर आकर ले गया और एक नई कॉफ़ी शायान को दी। आप यहाँ क्यों लाए? अनाया ने परेशानी से पूछा। हमें नौकरानी से पूछगछ करनी थी, यहाँ खतरा ज्यादा है। मैंने उसे फ़ोन करके कहा था कि आज हमें डिनर पर आना है। अगर वो जासूस है तो वो आज रात ज़रूर कोई हमला करवाएगी या खुद यहाँ मौजूद होगी। शायान की आंखों में चमक थी। जंग का फ़ायदा हमेशा दुश्मन के इलाके में लड़ने से होता है। ये आपकी बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है, अनाया ने गुस्से से कहा। उसी वक्त शायान ने कॉफ़ी का कप उठाया और जैसे ही वो उसे होंठों से लगाने लगा, अनाया ने फ़ौरन हाथ मारकर कप को गिरा दिया। कप गिरते ही कॉफ़ी में से धुआं उठा और कप के टूटे हुए हिस्सों पर तेजाबी रंग के धब्बे पड़ गए। क्या हुआ? शायान ने चौंक कर पूछा। उसकी आंखों में हैरत थी। इसमें जहर था शायान, अनाया ने दबी हुई आवाज़ में कहा। नादिया बेगम की मेज़ पर भी खलबली मच गई और वेटर भागकर वहां से गायब हो गया। हॉल में हल्की सी घबराहट फैल गई। शायान ने अनाया का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसने अब हार नहीं बल्कि अनाया की जिंदगी बचाई थी। तुम्हें कैसे पता चला? उसका लहजा अचानक नरमी और खौफ से भर गया। जब वो वेटर कॉफ़ी बदल रहा था, मैंने उसके हाथ पर वही पुराना निशान देखा जो हमारी पुरानी नौकरानी की तस्वीर में था। उसने वेटर का रूप धारा था ताकि आप तक पहुंच सके। अनाया ने जल्दी से जवाब दिया। शायान ने एक लम्हे के लिए रेस्टोरेंट के हॉल में देखा, फिर अनाया की आंखों में देखा। तुमने मेरी जान बचाई। उसके चेहरे पर पहली बार खौफ के अलावा एक हकीकी जज्बा नजर आया, तशक्कुर। वो फौरन उठे और रेस्टोरेंट से बाहर निकले। शायान ने अपना फ़ोन निकाला और चंद ही लम्हों में अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को इस वेटर के पीछे लगने का हुक्म दिया। रात 3। सच्चाई का एतराफ़। गाड़ी में वापसी का सफ़र मुकम्मल खामोश और तेज़ था। अनाया का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, खौफ और शायान की कुर्बत के मिले जुले एहसास से। जब वो हवेली के सूट में दाखिल हुए तो शायान ने दरवाज़ा बंद किया और अनाया की तरफ मुड़ा। उसने हार को आहिस्तगी से उसके गले से उतारा और मेज़ पर रख दिया। ये अब एक सौदा नहीं रहा अनाया, तुमने मेरी जान बचाई है। शायान का लहजा बिल्कुल बदल चुका था। इसमें वो सर्दी और अना नहीं थी। तुम्हारा बाप कल सुबह आज़ाद हो जाएगा, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। अनाया हैरान रह गई। लेकिन 6 दिन? मैं अब तुम्हें मजीद खतरे में नहीं डाल सकता, तुम्हें जाना होगा। मुझे अकेले ही नादिया से निपटना होगा। अनाया को उसकी ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। वो इस डरपोक इंसान को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जो अब अपनी बहन के खौफ में घिरा हुआ था। और मेरा खौफ? अनाया ने जोर से पूछा। जो आपने अपनी आंखों में देखा था, क्या वो सिर्फ एक ढाल थी? शायान उसके करीब आया और उसके हाथों को आहिस्ता से अपने हाथों में ले लिया। तुम्हारा खौफ मेरा खौफ बन चुका है। तुम इसलिए हार नहीं रही हो कि मेरे उसूल हैं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नादिया तुम्हें इस्तेमाल करके मेरे अंदर की कमजोरी को मारना चाहती है, और वो कमजोरी तुम हो। लेकिन मैं आपसे नफरत करती हूँ, अनाया ने चिल्लाई। और मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई नफरत करती हो या तुम सिर्फ अपने आप को कैदी समझती हो? उसने आहिस्ता से अपना चेहरा अनाया के करीब किया। कल रात के अंधेरे में तुमने मुझे जो सच्चाई दिखाई थी, क्या वो भी नफरत थी? अनाया की सांसें तेज हो गईं। वो शायान की आंखों में उसकी खोई हुई बहन का खौफ और एक नई गैर इरादी मोहब्बत की चमक देख सकती थी। शायान ने अनाया के होंठों को आहिस्ता से छुआ। इस बार ये ड्रामा नहीं था, ये एक एतराफ़ था जो मौत के खौफ से पैदा हुआ था। तुम सिर्फ मेरी कैदी नहीं हो अनाया, मेरी वो कमज़ोरी हो जिसके बिना मैं मजबूत नहीं रह सकता। अनाया ने अपनी नफ़रत के किले को गिरते हुए महसूस किया। उसने शायान को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उसका हाथ शायान के गले में डाल दिया। अगर आप कमज़ोर हैं तो मुझे अपनी ढाल बन जाने दें। अनाया की आवाज़ में इस बार कोई नफ़रत नहीं, सिर्फ रोमानवी सच्चाई थी।
शायान ने हैरत से उसे देखा और फिर उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। 6 दिन का कैदीपन अब एक लाफानी मोहब्बत में बदलने लगा था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। रात के वो चंद लम्हे जब शयान ने अनाया को अपने बाजुओं में भरा था, उन दोनों के लिए एक अहद की मानेंद थे। नफरत खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह खतरे की गहराई में पनाह लेने वाले एक मजबूत और गैर इरादी ताल्लुक ने ले ली थी। सुबह होने से पहले शयान ने अपना सिक्योरिटी नेटवर्क मुतहर्रिक कर दिया था। नौकरानी जो वेटर के रूप में थी को रात के हमले के फौरन बाद पकड़ा जा चुका था। उसने नादिया बेगम के लिए काम करने का एतराफ़ किया, लेकिन गुमशुदा दस्तावेज के बारे में खामोश रही। नादिया जानती है कि मैं कल रात के हमले से नहीं मरूंगा, शयान ने ड्राइंग रूम में हैंडगन को साफ करते हुए कहा। उसका आखिरी हरबा यही दस्तावेज है। अनाया उसके साथ एक कुर्सी पर बैठी थी। अब वो सिर्फ मोहरा नहीं बल्कि उसकी बराबर की शरीक थी। वो दस्तावेज कल रात लाइब्रेरी के उस शेल्फ के पीछे नहीं थी जहां हमने देखा था। नौकरानी ने उस शेल्फ को हिलाया था ताकि वो किसी को ये शक दिलाए कि दस्तावेज वहां है। तो फिर कहाँ है? शयान ने उलझकर पूछा। मुझे वो किचन याद है जहां हम रात 2 को छुपे थे। नौकरानी की पुरानी तस्वीर के पीछे टूटा हुआ फ्रेम। शयान, वो तस्वीर 30 साल की वफादारी की अलामत थी। उस तस्वीर को तोड़ने की कोई वजह नहीं थी, सिवाय इसके कि वो नादिया को कोई इशारा देना चाहती थी। शयान और अनाया फौरन किचन की तरफ दौड़े। तस्वीर के नीचे मौजूद शीशे के टूटे हुए टुकड़ों को हटाया गया। दीवार का मुआयना करने पर अनाया ने महसूस किया कि दीवार का रंग एक खास जगह से पुराना है। शयान ने शक की बुनियाद पर उस जगह को हाथ से धकेला। कोई दरवाज़ा या दराज नहीं था, लेकिन दीवार हल्की सी खोखली महसूस हुई। ये पुरानी हवेली का सिक्योरिटी वॉल्ट है, शयान ने सर्द लहजे में कहा। मेरे वालिद ने अपनी इंतहाई अहम चीज़ें यहाँ छुपाई थीं। नादिया को इसका पता था, लेकिन वो शायद नहीं जानती थी कि उसे खोलना कैसे है। अनाया ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और टूटे हुए फ्रेम के पिछले हिस्से पर ध्यान दिया। वहां हल्के खरोंचने के निशानात थे। यहाँ कोई कोड या पैटर्न है जो नादिया जानती है। कुछ देर गौर करने के बाद अनाया को याद आया कि उसने नादिया को पार्टी में अपनी अंगूठी की तरफ देखते हुए देखा था। उसने वही अंगूठी निकाली जो शयान ने उसे पहनाई थी। अंगूठी पर एक पेचीदा नक्श निगार था। ये देखें, अनाया ने अंगूठी के पेचीदा नक्श निगार को दीवार पर लगे हुए सिक्योरिटी लॉक के निशानात से मिलाकर देखा। शयान, ये लॉक अंगूठी के खास पैटर्न से खुलता है। शयान ने हैरत से अनाया को देखा। उसने फौरन अंगूठी ली और एक खास जाविये से उसे दीवार में एक जगह पर घुमाया। खटाक की आवाज आई और दीवार से एक छोटा सा खुफिया वॉल्ट खुल गया। वॉल्ट के अंदर से एक सीलबंद दस्तावेज निकली। ये वही दस्तावेज थी जो नादिया को चाहिए थी। इसमें नादिया की बड़ी बिजनेस डील में फ्रॉड और बदउनवानी का सबूत था। ये शयान के वालिद के खिलाफ नहीं, बल्कि नादिया को हमेशा के लिए कारोबार से बाहर निकालने का खुफिया हथियार था। ये मेरे वालिद ने आपके लिए छुपाया था, शयान ने दस्तावेज को हाथ में लेते हुए कहा। वो ये दिखा रहे थे कि वो कमज़ोर हैं, ताकि नादिया मुतमईन हो जाए। अनाया का चेहरा फख्र से चमक उठा। आपके वालिद को आज़ादी मिल गई। दिन 5, आखिरी मुकाबला। शयान ने दस्तावेज को सिक्योरिटी में लिया और नादिया के साथ आखिरी मुलाकात का इंतज़ाम किया। उसने अनाया को अपने साथ चलने पर जोर दिया। ये अब सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये एक टीम वर्क था। वो एक गैर जानिबदार जगह पर नादिया बेगम से मिले। नादिया अपनी फतह के नशे में चूर थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो दस्तावेज तबाह हो चुकी है और शयान के पास अब कोई सबूत नहीं है। शयान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो और ये खूबसूरत आर्टिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, नादिया ने अनाया पर तंज किया। अब मेरा ध्यान आर्टिस्ट पर नहीं, बल्कि बिजनेस पर है, और मैंने तुम्हारे लिए ये तोहफा लाया हूँ। शयान ने नादिया के सामने वो खुफिया दस्तावेज रख दी। नादिया का चेहरा गुस्से और बेयकीनी से पीला पड़ गया। ये नामुमकिन है, नादिया चिल्लाई। वो नौकरानी, तुम दोनों ने। अनाया ने मेरी जान बचाई चाची जान, शयान ने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा। आपने इसे कमजोरी समझा, लेकिन ये मेरी ताकत बन गई। इसने सिर्फ एक दिन में वो राज ढूंढ लिया जो आपने 30 सालों में भी नहीं देखा। नादिया की शिकस्त वाज़े हो चुकी थी। शयान ने अपने वकील से राब्ता किया और नादिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू कर दी गई। रात 6 और इख्तिताम। 6 दिन की मोहब्बत। वापसी पर हवेली में एक सुकून था। शयान ने अनाया को उसके वालिद की आज़ादी का सर्टिफिकेट दिया। तुम आज़ाद हो अनाया, तुम्हारा बाप आज़ाद हो चुका है, मेरा वादा पूरा हुआ। और ये हार? शयान ने मेज़ पर रखा हुआ हीरों का हार उठाया। ये तुम रख लो, अब इसमें कोई सौदा नहीं है। अनाया ने इस हार को नहीं पकड़ा, बल्कि शयान का चेहरा अपने हाथों में ले लिया।
सौदा तो नहीं, लेकिन ये हमारी यादगार है। ये वो ढाल है जिसने आपकी जान बचाई। और तुम? शयान ने नरमी से पूछा। क्या तुम भी आज़ाद हो? अब जबकि तुम्हारी नफरत खत्म हो चुकी है, तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? अनाया ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। आपने मुझे 6 रातों का कैदी कहा था, अभी 6 रातें पूरी नहीं हुई है। शयान ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। उसने अनाया की अंगूठी को दोबारा पकड़ा, जो उसके हाथ में थी। इस बार उसका लम्स बर्फ नहीं, बल्कि मोहब्बत की गर्माहट से भरा था। ये 6 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खतरनाक, सबसे उलझे हुए और सबसे खूबसूरत दिन थे। मैंने तुम्हें नफरत के लिए यहाँ लाया, लेकिन तुमने मुझे मोहब्बत सिखा दी। मैं जानता हूँ कि मेरे पास कोई हकीकी तोहफा नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरी हकीकी मंगेतर बनोगी, बगैर किसी सौदे के? अनाया के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरी आर्टिस्ट की रूह हमेशा एक खतरनाक मॉडल की तलाश में रहती है, और मैंने अपना मॉडल ढूंढ लिया है। मैं आपकी ढाल भी बनूंगी, आपकी मोहरा भी, और आपकी बीवी भी। उनकी आंखों में सस्पेंस नहीं, सिर्फ बेपनाह पुरखतर और लाफानी मोहब्बत की चमक थी। 6 रातों का कैदीपन खत्म हुआ और एक नए सफ़र का आगाज हुआ। अनाया और शयान ने एक दूसरे से अहद किया कि वो हमेशा एक दूसरे की ताकत और कमज़ोरी बने रहेंगे, क्योंकि असली रोमांस वही है जहाँ खतरा और मोहब्बत एक साथ जन्म लेते हैं।